हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। जैसा कि बेटा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या रस की क्लास लेकर के आऊँगा बेटा, ठीक है। तो रस की क्लास लेकर के मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। तो आज मैं रस की ये पहली क्लास होगी बेटा तुम्हारी। क्या होगी? रस की पहली क्लास होगी, ठीक है। क्या होगा बेटा? रस की पहली क्लास होगी। चाहे बेटा यूपी पुलिस के लिए या यूपी एसआई के लिए और कोई भी एग्जाम जिसमें रस आता है, ठीक है। तो अगर मैं बड़ी क्लास कर दूं बेटा तो तुम नीरसता आ जाती है, देखते नहीं हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि क्लास में आधा आधा घंटे की 3 क्लास करूं और 3 क्लास में हम यूपीएसआई यूपी पुलिस ये सारे जितने भी उसमें जिस तरह का आता है सारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि 3 क्लास में, तो आज ये तुम्हारी क्लास क्या बेटा 1 है। अगर तुम पहली क्लास नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें दूसरी क्लास समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को जरूर देखो, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या बेटा, हाँ, तो पहली क्लास है बेटा तुम्हारी रस की। क्या है? पहली क्लास है रस की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं हम रस की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम रस की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात करेंगे बेटा? रस की बात करेंगे। चलिए, किसकी बात करेंगे? रस की बात करेंगे। कोई जानता है रस का मतलब क्या होता है? तुम में से कोई जानता हो रस का मतलब क्या होता है? चलो, रस का सामान्य अर्थ होता है बेटा आनंद। जो किताबों में लिखा है ना, रस का सामान्य अर्थ क्या होता है? आनंद। तो रस का मतलब क्या होता है बेटा? आनंद। क्या होता है? आनंद। लेकिन बेटा केवल आनंद कह देने मात्र से, केवल आनंद कह देने से रस की परिभाषा पूरी नहीं होती। क्योंकि तुमने सुना होगा बेटा, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में आनंद मान लेते हैं, लेकिन उसमें जब उसके भेद करते हैं बेटा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार में आनंद कहाँ से होता है? या फिर जैसे रौद्र, वहाँ आनंद कहाँ होता है? या फिर जैसे बेटा करुण, वहाँ आनंद कहाँ होता है? तो बेटा केवल आनंद, हाँ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है, दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में तुम जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो केवल आनंद शब्द कह देने से बात नहीं बनती, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फिर इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ठीक है। ठीक ठाक इसकी परिभाषा क्या बनेगी जिसमें हम जिस रस की बात कर रहे हैं साहित्य में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बेटा रस के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आचार्य थे बेटा, कौन सी सदी के आचार्य थे? पहली सदी के। एक पहली सदी के आचार्य थे जिनका नाम था भरत मुनि, ठीक है। उन्होंने अपना एक नाट्य शास्त्र लिखा। उस नाट्य शास्त्र में सबसे पहले किसकी बेटा रस की विवेचना की। तो हम इस बात को वो करेंगे बेटा कि पहली सदी के आचार्य, मतलब इतना वो करो कि पहली सदी के आचार्य कौन बेटा? पहली सदी के आचार्य, पहली सदी के आचार्य, पहली सदी के आचार्य कौन बेटा? भरत मुनि। कौन बेटा? पहली सदी के आचार्य भरत मुनि। पहली सदी के आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, उनका ग्रंथ था ये बेटा, अपने नाट्य शास्त्र में, अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम, अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या बेटा? सर्वप्रथम रस का विवेचन किया। क्या बेटा? रस का विवेचन किया। सर्वप्रथम रस का विवेचन किया किसने बेटा? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने बेटा सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में रस का क्या किया बेटा? विवेचन किया। इसीलिए क्या बेटा? इसीलिए इसीलिए किसको बेटा? भरत मुनि को। किसको बेटा? भरत मुनि को। क्या मानते हैं बेटा? रस का प्रवर्तक। क्या बेटा? रस का प्रवर्तक माना जाता है।
या रस का प्रवर्तक मानते हैं। तो बेटा सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या किया बेटा, रस का विवेचन किया। इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, भरत मुनि को रस का क्या मानते हैं, हम प्रवर्तक मानते हैं। इसीलिए भरत मुनि को क्या करते हैं बेटा, रस का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने रस के 3 अवयव माने थे बेटा। कितने माने थे? इन्होंने रस के मुख्यतः 3 अवयव माने थे। ये देखो कौन कौन से माने थे इन्होंने। इसका एक नोट्स बनाते जाना बेटा। क्या बेटा? इसका एक नोट्स बनाते जाना, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगी स्थिति। ठीक है, हाँ, जब नोट्स बना लोगे तुम तो तुम्हें ये याद भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो भरत ने रस के 3 क्या माने थे बेटा, अवयव माने थे। और वो कौन कौन से माने थे 3 अवयव? यहां लिखेंगे बेटा, भरत के अनुसार या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार क्या है बेटा, रस के 3 अवयव हैं। रस के क्या है बेटा, 3 अवयव हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के क्या है बेटा, 3 अवयव हैं। और वो 3 अवयव कौन कौन से हैं बेटा, ये देखो बेटा। तो एक होता है बेटा विभाव। क्या होता है? एक होता है विभाव। ठीक है, एक उन्होंने माना अनुभाव। क्या माना बेटा? अनुभाव। और एक माना उन्होंने संचारी भाव। क्या माना बेटा? संचारी भाव। संचारी भाव को ही कहते हैं व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं बेटा? व्यभिचारी भाव। इसी को क्या कहते हैं बेटा? व्यभिचारी भाव। ठीक है, हाँ, तो कोष्टक में लिख देता हूं मैं संचारी भाव। ठीक है बेटा, क्या माना? संचारी भाव। तो उन्होंने रस के 3 अवयव माने बेटा। किसने? भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अवयव हैं? 3। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अच्छा, इसका एक और अवयव होता है जो सामान्यतः माना जाता है, और हम पढ़ेंगे तो 4 पढ़ेंगे कि रस के 4 अवयव होते हैं। तो एक होता है बेटा भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है व्यभिचारी भाव। तो बेटा अगर हम बात करें कि भरत मुनि ने कितने माने, तो भरत मुनि ने 3 माने हैं। अब प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस का अवयव कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो बेटा सामान्यतः 4 अवयव होते हैं रस के। कितने होते हैं बेटा? 4 अवयव होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं बेटा? एक भाव होता है, एक क्या होता है? विभाव होता है, और एक होता है बेटा अनुभाव। ठीक है, और एक होता है बेटा संचारी भाव। और संचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? संचारी भाव का ही व्यभिचारी भाव। तो सामान्यतः रस के कितने बेटा? 4 अवयव होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न में बता रहा हूं कैसे बनता है कि भरत ने किसे, भरत के अनुसार रस का अवयव कौन सा नहीं है। तो 4 विकल्प होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तब हम क्या विकल्प वो चुनेंगे बेटा कि कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। तो इन्होंने क्या माने? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने माने बेटा? 3 माने हैं इन्होंने। तो कितने अवयव हैं? 3। किसके अनुसार बेटा? भरत के अनुसार। तो भरत ने कितने वो माने बेटा? 3 माने हैं। और उन्होंने जो सूत्र लिखा है उसमें भी कहा भी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ठीक है, तो क्या कहा है बेटा? विभावानुभाव, यानी विभाव और अनुभाव है, व्यभिचारी संयोगाद, व्यभिचारी भाव संयोगाद। तो व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो चलो मैं लिख दूं, अगर तुम कहो तो लिख देता हूं, याद कर लेना इसको। ठीक है, वैसे तुम्हें इतना याद रखना है बेटा कि किसको नहीं माना है इन्होंने। क्या बेटा? इन्होंने किसको नहीं माना है, ये तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है,
क्या लिखा है बेटा? हाँ, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। तो किस किस के संयोग से बेटा? विभाव और अनुभाव संयोग करके बना दिया है, दोनों का संधि करके। व्यभिचारी भाव, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होती है बेटा? रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें सारी चीजें आगे बेटा, अगर इसको अलग करोगे तो विभावानुभाव, तो विभाव और अनुभाव क्या होगा बेटा इसका? विभाव धन अनुभाव, ये हो गया कि नहीं? विभाव धन अनुभाव, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है बेटा? व्यभिचारी संयोगाद, और क्या है बेटा? व्यभिचारी, व्यभिचारी, ठीक है। भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है बेटा? रस की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने कितने माने? ये 3 माने हैं। कितने माने? 3 माने। इस बात को ध्यान रखना, वैसे तुम्हें ये याद रखना जरूरी भी नहीं है, वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हाँ ठीक है। चलो, कोई नहीं, जब मैं लिखता हूं तभी इसको नोट कर लिया करो, ठीक है बेटा। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है बेटा? कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहना किसका है बेटा? भरतमुनि का। इन्होंने कितने माने हैं? 3 माने हैं। वैसे सामान्यतः रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो लिखना बेटा, रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। सामान्यतः रस के अवयव कितने हैं बेटा? 4 हैं। सामान्यतः रस के अवयव कितने हैं बेटा? सामान्यतः रस के अवयव कितने हैं बेटा? 4 हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं ये देखो बेटा। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है विभाव, क्या है बेटा? विभाव, सॉरी स्थायी भाव से शुरू कर दो। पहला क्या है बेटा? स्थायी भाव। पहला है स्थायी भाव। दूसरा है बेटा विभाव, क्या है बेटा? विभाव है। और तीसरा क्या है? अनुभाव है। और बेटा चौथा क्या है? जिसे हम कहते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या क्या कहेंगे बेटा? व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ठीक है बेटा। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब देखो बेटा, जो ये स्थायी भाव होता है बेटा, क्या बेटा? स्थायी भाव जो होता है वो 9 प्रकार का होता है सामान्यतः। विभाव जो होता है बेटा ये 2 टाइप का होता है, और अनुभाव जो होता है बेटा ये 4 टाइप्स का होता है। कितने का? 4 टाइप्स का। और संचारी भाव जो होता है बेटा ये 33 यानी 33 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 33 प्रकार का, ठीक है। तो स्थायी भाव कितने प्रकार का बेटा? 9 प्रकार का। विभाव कितने प्रकार का बेटा? 2 प्रकार का। अनुभाव कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। संचारी भाव कितना? 33। देव ने एक 34वां भी माना है बेटा। आचार्य देव ने क्या माना? 34वां भी माना है, 34 भी माना है। और स्थायी भाव जो है बेटा 11 भी होते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि 11 किस सिनेरियो में है। बाद के आचार्यों ने रसों की संख्या 11 कर दी तो 11 हो गई, जबकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो चलो इनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं बेटा हम। देखो बेटा, तो कितने बताएं बेटा? अभी मैंने तुम्हें बताया कि विभाव कितने हैं? 2 हैं। अनुभाव कितने हैं? तो 4 हैं। और स्थायी भाव कितने हैं? तो 9 हैं। और संचारी भाव कितने हैं? 33। तो इस बात को याद कर लो बेटा कि ये कितने कितने हैं, ठीक है बेटा। कितने कितने हैं। चलिए अब अगर देखें बेटा रस के भेद, क्या बेटा? रस के भेद, रस के भेद क्या देखें बेटा? रस के भेद। तो रस के भेद कितने हैं बेटा? 9 हैं। रस के भेद कितने? 9 हैं। रस 9 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का है। लेकिन भरत मुनि ने 8 माना है। कितना माना बेटा? 8 माना है। तो रस के भेद कितने हैं? 9। लेकिन जब बाद के आचार्यों ने बेटा श्रृंगार रस की और ज्यादा व्याख्या की तो उन्होंने 11 कर दिए, ठीक है। तो यहां कहेंगे बेटा कितने हैं रस के भेद? 9, ठीक है। तो यहां कहेंगे बेटा हम कि सामान्यतः रसों की संख्या, सामान्यतः रसों की संख्या 9 है? लेकिन बाद के आचार्यों ने श्रृंगार रस का
क्या बेटा, श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए, श्रृंगार रस का क्या करते हुए बेटा, विस्तार करते हुए, श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए, विस्तार करते हुए, हाँ क्या बेटा, श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए रसों की संख्या, क्या बेटा, रसों की संख्या, रसों की संख्या दो बढ़ाकर, क्या बेटा, दो बढ़ाकर कितनी कर दी, 11 कर दी। और अभी दो जो बढ़ाए हैं वो कौन कौन से बढ़ाए, एक बढ़ाया है वत्सल रस और एक बढ़ाया है भक्ति रस, ठीक है, तो वो बाद की बात है, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सामान्यतः कितने बेटा रसों की संख्या, सामान्यतः रसों की संख्या है 9। बाद के आचार्यों ने कितनी कर दी बेटा, है 2 और बढ़ा दिए, 2 बढ़ा करके कितनी कर दी बेटा, 11 कर दी। अच्छा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नाटक में कितने रस होते हैं, ठीक है बेटा, तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी मानी है बेटा, 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है बेटा, 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगर ऐसे ना आए, ऐसे आ जाए कि नाटक में कितने रस होते हैं, तब भी कितने बताएंगे बेटा, 8 ही बताएंगे। अर्थात नाटक में, किसमें बेटा, नाटक में रसों की संख्या, नाटक में रसों की संख्या कितनी मानी गई बेटा, 8 मानी गई है। नाटक में रसों की संख्या 8 मानी गई है। नाटक में रसों की संख्या कितनी बेटा, 8 मानी गई है, 8 मानी गई है, ठीक है। और बेटा रसों में जो ये संख्या 8 मानी गई है वो कौन कौन से हैं ये देख लो, ठीक है बेटा, 8 जो माने हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यहां लिखेंगे बेटा, नाटक के 8 रस, क्या बेटा, नाटक के 8 रस, ठीक है। तो देखो बेटा, नाटक में जो 8 रस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है बेटा श्रृंगार रस, कौन सा है, श्रृंगार रस, ठीक है। एक है बेटा वीर रस, कौन सा है, वीर रस। एक है बेटा करुण रस, कौन सा है, करुण रस। एक है बेटा हास्य रस, कौन सा है बेटा, हास्य रस। एक है बेटा रौद्र रस, कौन सा है बेटा, रौद्र रस, कौन सा है, रौद्र रस। तो श्रृंगार है, वीर है, करुण है, हास्य है, रौद्र है। अच्छा, एक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, और छठवां है बेटा भयानक रस, कौन सा बेटा, भयानक रस, कौन सा बेटा, भयानक रस। 1 2 3 4 5, हाँ भयानक रस। और सातवां है बेटा अद्भुत रस, ठीक है। और एक है बेटा बीभत्स रस, कौन सा है बेटा, बीभत्स रस, कौन सा है बेटा, बीभत्स रस। तो बेटा प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, इस आधार पर बेटा नाटक में स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी बेटा, 8 ही होगी, ठीक है। तो श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है और बीभत्स रस है, ठीक है, बीभत्स रस है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो बाद में बेटा काव्य में 9वां रस कौन सा बड़ा, तो यहां कहेंगे बेटा काव्य में 9वां रस कौन सा बेटा, 9वां रस किसे माना बेटा, शांत रस को माना गया। काव्य में 9वां रस किसे माना बेटा, शांत रस को माना गया।
शांत रस को माना गया। काव्य में नौवां रस किसे माना बेटा? शांत रस को माना गया। शांत रस को माना गया। अगर यह आ जाए बेटा कि नौवां रस कौन सा है, तो नौवें रस के रूप में हम किसका नाम लेंगे? शांत रस का नाम लेंगे। ठीक है, हाँ। तो जो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कि नाटक में कितने हैं, तो नाटक में ये हैं। ठीक है, तो नौवां रस जो होगा बेटा, यहाँ नौवें रस की जिसकी हम बात करेंगे, तो वो कौन सा होगा बेटा? शांत रस होगा। कौन सा होगा? शांत रस होगा। ठीक है, शांत रस होगा। नौवां रस कौन सा होगा बेटा? शांत रस होगा। चलो, तो इतना तुम्हें पता पड़ा ना बेटा कि नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। और शांत रस किसने माना बेटा? एक आचार्य थे भट्ट उद्भट। ठीक है, तो मैं इनका नाम भी लिख देता हूं, भट्ट उद्भट। इन्होंने ये नौवां रस माना। किसने बेटा? भट्ट उद्भट नाम के जो आचार्य थे, उन्होंने नौवें रस की कल्पना की। और ठीक है, चलो इतना देखो बेटा, फिर हम इनके स्थायी भावों की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा। श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए बाद के आचार्यों ने, क्या बेटा? बाद के आचार्यों ने श्रृंगार रस का क्या करते हुए, विस्तार करते हुए दो रसों की और कल्पना की। किसकी बेटा? दो रसों की और कल्पना की। क्या है वो दो रस? देखो बेटा, तो यहां कहेंगे बेटा, बाद के आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने श्रृंगार रस की, क्या बेटा? श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए, श्रृंगार रस का विस्तार करते हुए जिन दो रसों की बात की, वे हैं। तो वे कौन कौन से हैं? देखो बेटा, तो एक है बेटा जो 11वां है, कौन सा है बेटा? वत्सल रस। कौन सा बेटा? वत्सल रस। और एक, सॉरी, 10वां, कौन सा बेटा? 10वां। 10वां कौन सा बेटा? वत्सल रस। और 11वां कौन सा है? 11वां कौन सा बेटा? भक्ति रस। कौन सा बेटा? भक्ति रस। ठीक है, 10वां है ठीक है, भक्ति रस। तो अच्छा, ये भी बता दो बेटा कि 11वां रस किसने माना और 10वां रस किसने माना? बताओ। चलो कोई नहीं, इसे भी बता देते हैं कि 10वां रस और 11वां रस कौन कौन ने माने। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ ने 10वां। कौन सा बेटा? आचार्य विश्वनाथ ने 10वां। तो ये है बेटा, कौन है ये? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने क्या बेटा? 10वें रस के। और बेटा एक आचार्य थे रूप गोस्वामी। कौन थे बेटा? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने, ठीक है, रूप गोस्वामी ने, क्योंकि इन्होंने भक्ति रस के लिए भगवत विषयक रति, रति मतलब प्रेम, की कल्पना करके रूप गोस्वामी ने किसकी बेटा कल्पना की? भक्ति रस की। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल रस की। तो बेटा तुम्हें याद रहेगा कि भट्ट उद्भट, कौन? भट्ट उद्भट कौन से? 9वें रस की। 9वां रस कौन सा बेटा? शांत रस। ऐसे ही 10वां रस किसने बेटा? आचार्य विश्वनाथ ने। और 11वां रस किसने? रूप गोस्वामी ने। और उससे पहले के जो 8 रस थे, उनकी बात, किनकी बात करेंगे बेटा? हाँ हाँ, तो पहले के जो 8 रस थे वो भरत मुनि। कौन बेटा? भरत मुनि। तो 1 से लेकर के जो 8 रस बताए हैं वो भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित हैं। और जो 9वां रस है बेटा वो भट्ट उद्भट, आचार्य उद्भट के द्वारा। और जो 10वां है बेटा वो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। और 11वां है वो रूप गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, तो हमने इन 11 के 11 रसों की, अच्छा बेटा ये जो रस है ना, ये श्रृंगार के ही भेद हैं। क्या है? ये श्रृंगार के ही भेद हैं। ठीक है, चलो, तो हमने यहां तक देख लिया। अब हम इनकी देखते हैं बेटा, जो सारे के सारे हमने रस देखे हैं, इन सारे के सारे रसों की क्या देखते हैं बेटा? स्थायी भाव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? स्थायी भाव देख लेते हैं। चलो, तो देखो इधर बेटा, हमने कितने रसों की बात करी अभी?
11 रसों की बात करी तो 11 के 11 रसों के स्थायी भाव देख लेते हैं। तो रस और उनके स्थायी भाव, क्या बेटा? रस और उनके स्थायी भाव, रस एवं उनके क्या बेटा? स्थायी भाव, रस एवं उनके स्थायी भाव, ठीक है बेटा? रस एवं उनके स्थायी भाव। तो एक तरफ बेटा हम क्या लिख लें? रस लिख लें। एक तरफ क्या लिख लें बेटा? रस लिख लें। और एक तरफ क्या लिख लें बेटा? स्थायी भाव। क्या लिख लें? स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव, ठीक है? चलो इस तरह से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहला क्या बताया था बेटा? पहला बताया था हमने श्रृंगार रस। कौन सा बताया था? श्रृंगार रस, यही बताया था ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है बेटा रति। क्या है? रति, या प्रेम कह देते हैं कहीं कहीं, रति या प्रेम। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? रति या प्रेम, ठीक है? रति या प्रेम। दूसरा क्या बताया था बेटा मैंने? पीछे देख ले कौन से बताए थे। वीर, शायद वीर ही बताया था दूसरे नंबर पे। चलो कोई नहीं, लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वीर रस, कौन सा बेटा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है बेटा उत्साह। क्या होता है बेटा? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। एक बताया था बेटा करुण। क्या बताया था? करुण। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है बेटा क्या? शोक। क्या होता है बेटा? शोक। इसके बाद में एक बताया था बेटा हास्य। क्या बताया था? हास्य। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास या हंसी। क्या बेटा? हास या हंसी। अच्छा, इसके बाद में बताया था बेटा एक मैंने रौद्र रस। कौन सा बताया था बेटा? रौद्र रस, ठीक है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? क्रोध। क्या होता है बेटा? क्रोध, ठीक है बेटा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है? क्रोध भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग करते हैं। चलो, क्रोध। इसके बाद में कौन सा बताया था बेटा? अगले नंबर पर कौन सा बताया था इसके अलावा? करुण हो गया, वीर, हास्य, रौद्र, हाँ, भयानक। कौन सा बेटा? भयानक रस। भयानक, ठीक है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होता है बेटा? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है ना? भय। एक बताया था क्या बेटा? भयानक, भय, रौद्र हो गया, भयानक। बीभत्स। क्या बेटा? बीभत्स। तो बीभत्स का स्थायी भाव होता है बेटा घृणा। क्या होता है बेटा? घृणा। या एक होता है जुगुप्सा। क्या होता है बेटा? जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा। इसके अलावा एक और बताया था अद्भुत। कौन सा बताया था बेटा? अद्भुत। हाँ, अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है बेटा? आश्चर्य। या हम कहते हैं विस्मय। क्या बेटा? विस्मय। तो हमने ये 8 रसों की बात कर ली। श्रृंगार का क्या बेटा? रति या प्रेम। वीर का क्या? उत्साह। करुण का क्या? शोक। हास्य का क्या बेटा? हास्य या हंसी। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। और बीभत्स का बेटा घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का क्या बेटा? विस्मय या आश्चर्य। इसके अलावा जो बाकी के बचे 3 थे बेटा, चलो इनको मैं थोड़ा वैसा कर दूं। चलो, ये और जो बचे थे 3, कौन था? एक शांत था बेटा। कौन सा था? शांत। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है बेटा वीतराग। क्या होता है बेटा? वीतराग। या फिर क्या कहते हैं? वैराग्य। क्या है? इसके लिए वैराग्य शब्द भी है, वैराग्य, ठीक है? वीतराग या वैराग्य, ठीक है? एक और शब्द इसके लिए यूज करते हैं बेटा, शम। क्या होता है बेटा? शम। ये वाला शब्द है शम। पहले से हटाऊं। चलो कोई नहीं, वीतराग, वैराग या शम, ठीक है? हाँ, किसी का भी यूज कर सकते हो तुम। इसका एक और होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद शब्द भी इसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा? याद रखना ये सारे के सारे हैं निर्वेद। तो इसे हटाऊं मैं पहले।
देखो बेटा, हमने उसकी बात करी थी, किसकी बेटा? शांत रस की। किसकी? शांत रस की बात करी थी। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या? निर्वेद। क्या बेटा? निर्वेद। या फिर एक क्या बताया था बेटा? वीतराग। क्या बताया था बेटा? वीतराग। या इसी का एक बताया था वैराग्य। क्या बेटा? वैराग्य। या फिर इसी का एक बताया था सम। तो कुछ भी कह सकते हो बेटा, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक कौन सा था बेटा? दसवां रस जो था वो कौन सा था? वत्सल रस। कौन सा बेटा? वत्सल। इसका स्थायी भाव होता है बेटा वात्सल्य। क्या बेटा? वात्सल्य। ठीक है, और एक बताया था बेटा मैंने, जो माता पिता का प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है। भक्ति रस। कौन सा बेटा? भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। और भक्ति रस का होता है बेटा भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति। क्या बेटा? भगवत विषयक रति। या फिर हम इसका एक कहते हैं अनुराग। क्या कहते हैं बेटा? अनुराग। ये भी हमें मिलता है देखने को, अनुराग। वो बात एक ही है बेटा। चलिए, तो कितने रसों की हमने बात कर ली बेटा? 11 रस और उनके स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? रति या प्रेम। वीर रस का क्या है बेटा? उत्साह। करुण रस का क्या है बेटा? शोक। हास्य रस का क्या है? हंसी या हास। रौद्र रस का क्या है? क्रोध। भयानक रस का क्या है? भय। विवश का क्या है? घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का क्या है? आश्चर्य या विस्मय। क्या है बेटा? आश्चर्य या विस्मय। चलो ठीक है, तो ये इतना तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो हमने जो बात करी थी बेटा कि इसके कितने हैं? 4 अवयव हैं। तो 4 अवयवों में हमने बात करी विभाव की, अनुभाव की, संचारी भाव की और स्थायी भाव की। तो ये कौन कौन से हैं? तो स्थायी भाव तो तुम्हें पता पड़ गए होंगे बेटा। स्थायी भाव ये 9 हैं। रति, उत्साह, शोक, हास, क्रोध, भय, घृणा या जुगुप्सा, आश्चर्य या विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और अनुराग। ये क्या है? ये 9 क्या है बेटा? वो 9 मतलब 11 क्या है? ये स्थायी भाव है। और ये बेटा 11 क्या है? ये रस हैं। ठीक है, ये रसों की संख्या 11, ये स्थायी भावों की संख्या 11 है। ठीक है, अच्छा, तो इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं बेटा हम। अच्छा, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बेटा कि 33 जो संचारी भाव बताए वो तुम्हें पता हो, क्योंकि तुम्हें संचारी भाव इस तरह से पूछता नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ बता सकता हूं तुम्हें कि 11 हैं, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं होती उसकी। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? रसों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रसों की बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखो बेटा, कुछ फैक्ट जो है लिख लो, क्योंकि फैक्ट आते हैं बेटा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं कुछ। ठीक है, नोट में करके लिख लेना। ठीक है, नोट में लिख लेना। तो क्या है बेटा फैक्ट? पहला है श्रृंगार रस को, किसको बेटा? श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को क्या रसराज, क्या कहा जाता है बेटा? रसराज। श्रृंगार रस को रसराज, यानी सभी रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्ट ये है, अच्छा, कभी अगर प्रश्न आए कि रसों की संख्या कितनी है, अगर कभी ऐसा प्रश्न आए बेटा कि रसों की संख्या कितनी है, तो तुम्हें रसों की संख्या बेटा 9 बतानी है। कितनी बतानी है? 9 बतानी है। अगर कभी ऐसे कहे कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तब बतानी है तुम्हें 11। कितनी बतानी है? 11। ऐसे ही तुम्हें किसकी बेटा स्थायी भावों की संख्या पूछे, तो क्योंकि नवरस माने गए हैं तो 9 ही बतानी है। क्योंकि जो भक्ति और वत्सल रस हैं, ये किसके भाग है बेटा? ये श्रृंगार के भाग हैं। किसके भाग है बेटा? श्रृंगार के भाग हैं, इसलिए तुम्हें 9 ही बताना है। ठीक है, अच्छा, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है बेटा। क्या? रस को क्या कहा गया बेटा? काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की क्या बेटा? आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है।
ठीक है। रस को काव्य को रस को काव्य की क्या कहा गया बेटा? आत्मा कहा गया है। अच्छा, तुमने नाम सुना बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी रस के बारे में कुछ कहा है। अगर किसी को पता हो तो बताना मुझे कमेंट करके, नहीं तो फिर तुम्हें मैं बता ही दूंगा, ठीक है। हाँ चलो, एक उक्ति है जो कई बार आई है बेटा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या बेटा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखो क्या है उक्ति? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या बेटा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये भरत मुनि की है बेटा, ये याद रखेंगे। ये उक्ति किसकी है बेटा? ये भरत मुनि की है, ये आई हुई है बेटा। क्या ये किसकी है? तो किसकी है बेटा? भरत मुनि की है। भरत मुनि क्या लिखती है बेटा? ये आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी है बेटा? आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी है बेटा? आचार्य विश्वनाथ की है। हाँ, भरत मुनि की तो हमने शुरू में ही लिखाई थी, ठीक है। ये आचार्य विश्वनाथ की है। क्या बेटा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसकी है बेटा? यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। किसकी है बेटा ये? हाँ अच्छा, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा है? जामे रस कछ होत है, पड़त ताय सबको, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक फैक्ट और लिखना बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे बेटा? रसवादी आचार्य थे। क्या थे बेटा? रसवादी आचार्य थे। आचार्य थे हैं? उनके अनुसार, उनके अनुसार क्या कहा है बेटा उन्होंने रस के बारे में? ये दिख रहा है ना यहां तक? चलो मैं इसे वो कर लेता हूं पहले। देखो बेटा क्या है, क्या कहा है उन्होंने? जामे रस कछ होत है, जामे रस कछ होत है, पढ़त ताय सब कोय, पढ़त ताय सब कोय। जामे रस कछ होत है, पढ़त ताय, हाय है बेटा ये, पढ़त ताय सब कोय। बात अनूठी चाहिए, यानी स्पेशल हो, बात अनूठी चाहिए, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। भाषा को होए। ठीक है बेटा? हाँ, जामे रस कछ होत है, पढ़त ताय सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। ठीक है, चलो तो तुम्हें थोड़ा मैं वो भी बता दूं बेटा कि स्थायी भाव तो 9 तुम्हें पता पड़ गए कौन कौन से हैं, या 11 कौन कौन से हैं ये तो तुम्हें पता पड़ ही गया। इसके अलावा हमने 33 संचारी भावों की बात करी थी और 4 अनुभावों की बात करी थी। क्या बेटा? 4 अनुभाव और 2 विभाव। तो अगर तुम्हें वो हो तो चलो मैं उनकी और बारे में बात बता देता हूँ बेटा कि 2 विभाव कौन से हैं और 4 अनुभाव कौन से हैं। चलो, तो विभाव एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। विभाव कितने बताए थे बेटा? बताओ, विभाव कितने बताए थे बेटा? विभावों की संख्या 2 बताई थी, विभाव 2 बताए थे। एक होता है आलम्बन विभाव। क्या होता है बेटा? आलम्बन विभाव। और एक होता है बेटा उद्दीपन विभाव। क्या होता है बेटा? उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगर हम बात करें बेटा इस आलम्बन विभाव की, तो ये पुनः 2 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है आश्रय आलम्बन। क्या होता है बेटा? आश्रय आलम्बन। और एक होता है बेटा विषय आलम्बन। क्या होता है बेटा? विषय आलम्बन।
आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ठीक है, अच्छा हमने और किसकी बात करी थी? अनुभाव की बात करी थी। किसकी बेटा? अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के बताए थे बेटा? अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। देखो कौन कौन से होते हैं। अच्छा मैं अलग से वो नहीं लिखाऊंगा बेटा कि स्थायी भाव जो बताए थे, मतलब 4 जो बताए थे बेटा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, वो तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, स्थायी भाव कौन कौन से हैं 11 और कौन कौन से हैं 9, वो हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा कौन कौन से होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक और एक होता है आहार्य। हाँ, तो सात्विक क्या बेटा? सात्विक। एक होता है वाचिक, एक होता है कायिक और एक होता है आहार्य। कौन सा होता है बेटा? आहार्य। अगर तुम कहो कि सर 33वीं बता दो तो मैं 33वीं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा उनकी। ठीक है, तुम्हें उनकी क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य ये होते हैं क्या बेटा? अनुभाव। क्या होते हैं? अनुभाव। तो तुम्हें अब तक कितना मालूम पड़ गया बेटा? स्थायी भाव कितने? चलो मैं यहां बता देता हूं, इस बात को याद रखना, यहां से भी पूछ लेगा बेटा। ठीक है, देखो रस के अवयव कितने, छोटे उसमें बता देता हूं बेटा। रस के अवयव कितने अब तक जो हमने देखा है बेटा, उसके हिसाब से देखो। देखो बेटा, रस के अवयव, रस के अवयव कितने बेटा? 4। रस के अवयव कितने? 4। अच्छा वो कौन कौन से हैं वो देखो। रस के अवयव 4 कौन कौन से बेटा? एक है स्थायी भाव। क्या है बेटा? स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। और स्थायी भाव के कितने प्रकार? 9। और कुल की बात करें तो कितने बेटा? 11। ऐसे एक बताया बेटा तो मैंने विभाव। क्या बताया? विभाव। ये कितने प्रकार का बेटा? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन कौन सा बेटा? ये वाला 2 है, ये 2। इसके वाला एक बताया बेटा मैंने, इसके बाद में अनुभाव। क्या बेटा? अनुभाव। अनुभाव कितने बेटा? 4। और 4 कौन से बेटा? 4 ये। ठीक है, इसके अलावा एक बताया बेटा मैंने संचारी भाव। क्या बताया बेटा? संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव कितने बेटा? 33। संचारी भाव कितने? 33। कितने बताए बेटा? 33। ठीक है, हाँ। अब रस के अवयव पूछे तो 4 बताएंगे। अगर रस के प्रकार पूछे बेटा, इस बात को वो कर लो बेटा, रस के प्रकार पूछे, क्या पूछे बेटा? प्रकार पूछे तो कितने बताने बेटा? फिर 9 बताने हैं। अगर कुल पूछे, कितने बेटा? कुल प्रकार पूछे तो कितने बताने? 11 बताने हैं। तो इस बात को बिल्कुल कंठस्थ कर लो कि रस के अवयव पूछे तो संख्या 4 बतानी है। स्थायी भाव कितने प्रकार का होता है? तो 9 प्रकार का होता है। कुल पूछे तो 11 बताना है। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। संचारी भाव बेटा 33 प्रकार का होता है। और रस के प्रकार कितने हैं? 9। कुल पूछे तभी 11 बताना है। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हें इतना वो कर लो। ठीक है, हाँ। अगर तुम कहो कि सर ये मुझे कमेंट करके अगर तुम बताओगे कि सर हमें ये भी बता दो कि ये स्थायी भाव होता क्या है, या ये विभाव क्या होता है, या अनुभाव क्या होता है, या संचारी भाव क्या होता है। ठीक है, और ये अगर आलम्बन है, ये उद्दीपन है, इनका मतलब क्या होता है, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक वीडियो बढ़ानी पड़ेगी तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे तो कल से हम शुरू करेंगे क्या बेटा? रस शुरू करेंगे, श्रृंगार रस से शुरू करेंगे। अगर तुम ये कहोगे कि सर इनके बारे में भी बता दो, तो फिर मैं एक वीडियो और बनानी पड़ेगी और मैं उसे भी करा दूंगा, फिर 4 वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमें इनके बारे में भी समझा दो। ठीक है, हाँ, तो मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, इतना तैयार करो तुम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं। ठीक है, रस की अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा। ठीक है।